चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लोग जो है हिस्ट्री के एक ही वीडियो में पूरे हिस्ट्री का MCQ देखेंगे जो 2027 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2027 के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है या MCQ को। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो इसका आंसर है क्या, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उन्हीं घटनाओं से हमारा पहला घटना माना जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रांस का सम्राट कौन था जिसने यूरोप में साम्राज्यवाद का विस्तार किया? तो जो इसका राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है ओटो वान बिस्मार्क, जिसका पूरा नाम है ओटो वान बिस्मार्क। अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न है इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? तो इटली के एकीकरण में बहुतों लोगों का प्रमुख योगदान था। इनमें जो मुख्य रूप से था वो था गेरिबाल्डी, मेजनी और काउंट कावूर। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तर है इसका जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में यानी 1871 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण लगभग कब पूरा हुआ? जिसका इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुई। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यंग इंडिया इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यंग इंडिया इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई, जिसका पूरा नाम है जूसेपे मेजनी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो बिस्मार्क जो है, ये प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया? तो रक्त और लौह नीति का। तो बिस्मार्क रक्त और लौह नीति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, बीच में नंबरिंग छूट गया है। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था? तो मेटरनिख था। वियना कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था? मेटरनिख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है समाजवाद का प्रमुख विचार क्या था? समाजवाद का जो प्रमुख विचार था वो था आर्थिक एवं सामाजिक समानता, यानी कि हमारे समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एक समानता उत्पन्न कर देना है, यही उसका मुख्य विचार था। अगला प्रश्न देखते हैं रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो रूस में बोल्शेविक दल का जो नेता था वो हमारा लेनिन था। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को सोचकर एक ही वीडियो में पूरे हिस्ट्री के कवर किया गया है। तो देखिए अगला प्रश्न है रूस की राजधानी 1917 ईस्वी में क्या थी? तो रूस की जो राजधानी थी 1917 ईस्वी में क्या थी? तो रूस की राजधानी 1917 ईस्वी में था पेट्रोग्राड। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बुक्स के अंदर से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं रूसी क्रांति 15 नंबर प्रश्न कहता है रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो उस समय जो शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न कहता है साम्यवाद के प्रमुख विचारक कौन थे? तो साम्यवाद के जो प्रमुख विचारक थे वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स था। कार्ल मार्क्स और
फ्रेडरिक एंगल्स था। आगे, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तो रूस में बोल्शेविक क्रांति किस महीने हुई, यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, किस महीने हुई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है हिंद चीन में कौन से क्षेत्र शामिल थे? हिंद चीन में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो वो 3 क्षेत्र थे। कौन थे? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है हिंद चीन पर किस यूरोपीय देश का शासन था? तो हिंद चीन पर फ्रांस का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है वियतनाम की राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो कौन थे? हो ची मिन्ह थे। अगला प्रश्न क्या कहता है वियतनाम में राष्ट्र आंदोलन का क्या उद्देश्य था? 24 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम में राष्ट्र आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य इसका था फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता। क्या उद्देश्य था वियतनाम का? कि फ्रांस जो वियतनाम पर शासन कर रहा है उससे स्वतंत्र रहना, यही उसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर वियतनाम में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो हो ची मिन्ह ने किया था। वियतनाम में जो है साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हो ची मिन्ह ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि वियतनाम स्वतंत्रता लिंग को किस नाम से भी जाना गया? और भी नाम से जाना गया। वियतनाम स्वतंत्रता लिंग को वियत मिन्ह के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? तो वियत मिन्ह के नाम से जाना गया। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं, थोड़ा इधर साइड करते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध वियतनाम का संघर्ष किससे जुड़ा है? फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी लोग जो है वियतनाम पर जो शासन चला रहे थे तो उसमें जो है वियतनाम का संघर्ष था जुड़ा हुआ किससे था? तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संघर्ष जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। तो ये प्रश्न और भी बन सकता है कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो इसलिए यहाँ प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये प्रश्न का उत्तर सही होगा, क्योंकि गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसका आने का मुख्य उद्देश्य था चंपारण के किसानों की स्थिति का पता लगाना। तो इसलिए अगला प्रश्न बनता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किसे कहा गया ये समझिए। चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिले में जो है ना किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों द्वारा एक कानून व्यवस्था लागू कर दी गई थी 20 कटिया पर था, यानी 20/3 हिस्से पर जो है नील की खेती करना किसानों के लिए जरूरी था। लेकिन जब नील की खेती वहाँ की जाती थी, जिस ज़मीन पर नील उगाया जाता था तो वह ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी। कई वर्षों तक जो है उसमें खाद्यान्न फसल नहीं उगाया जा सकता था, इसलिए जो है किसानों की स्थिति खराब हो गई थी और महात्मा गांधी को आह्वान किया गया। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है लौटे और 1917 ईस्वी में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है खेरा सत्याग्रह कब होगा? तो खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? अहमदाबाद में जो है मजदूरों ने मिलकर जो है मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1918 ईस्वी में उन्होंने हड़ताल कर दिया। अब है रोल एक्ट कब पारित हुआ? रोल एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुई। रोल एक्ट एक बहुत ही कड़ा कानून था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों पर बिना किसी
मुकदमे के उसे जेल में बंद कर सकते थे। यह एक ऐसा कानून था। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। यानी कहा जा सकता है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो चौरा चौरी कांड घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। क्यों ले गया? असहयोग आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने चौरा चौरी में एक पुलिस थाने पर जो है आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस जो है जल गए और मर गई। इसी कांड को चौरा चौरी कांड कहा गया। और यही उग्र घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वापस कर लिया, अर्थात स्थगित कर दिया। अब अगला प्रश्न बनता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1920 ईस्वी में हुई। चौरी चौरा कांड 1920 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 38 नंबर प्रश्न कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुई। मतलब इस आंदोलन का, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। इसमें कहा हम जो है सविनय के साथ जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनकी बातों को मानते हुए भी जो है हम आंदोलन जारी रखेंगे। हम किसी तरह की अवज्ञा नहीं करेंगे, यानी शांतिपूर्वक ढंग से हम आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया। अगला चलते हैं, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो है ये किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी मार्च क्या है? दांडी से जो है नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी अपने 46 अनुयायियों के साथ जो है मैंने समुद्र के किनारे पहुंचकर जो है कि नमक बनाकर उसका कानून को तोड़ा था। उसी को कहा गया दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुई। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने लगाया था। अब है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, जिसका जो है पहला जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य हुआ कि उद्योग धंधे में एक आश्चर्यजनक वृद्धि, यानी कि उत्पादन में उद्योगों में काम क्या किया जाता है? तो उत्पादन का काम किया जाता है, जिसमें उत्पादन पर एक आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। उसी को कहा गया औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका प्रमुख आधार था मशीन और कारखाना उत्पादन, यानी कि मशीनों से जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन किया जाए और जो है नए नए कारखाने का भी निर्माण किया जाए। अब अगला प्रश्न कहता है, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास किस काल में तेजी से हुआ? तो किस काल में तेजी से हुआ? यानी कि जो काल है वो कौन काल था? औपनिवेशिक काल था। वह औपनिवेशिक काल था जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। उसी काल में जो है उद्योग धंधे का तेजी से विकास हुआ। अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं। अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन था? भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन था? तो भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर था मुंबई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई। रेलवे के विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रेलवे का जो विकास किया गया, सबसे पहले भारत में जो रेलवे चलाई गई वो कहाँ से चलाई गई? पुणे से लेकर ठाणे तक चलाया गया। और ये औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था।
और ये जो है कि रेलवे जो का विकास जो अंग्रेजों ने कराया उसका मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यानी कि अंग्रेज तेज़ी से वृद्धि करे, तरक्की करे, इसलिए वह जो है रेलवे का तेज़ी से विकास उसका उद्देश्य था, रेलवे का विकास करना। अगला प्रश्न है शहरीकरण का क्या अर्थ है? शहरीकरण का क्या अर्थ है? शहरीकरण का अर्थ है नगरों और शहरों आबादी का विस्तार, यानी जब कोई नगर में और शहर में जब आबादी का विस्तार हो जाता है, तेज़ी से बढ़ता है, तो उसी को हम कह सकते हैं शहरीकरण। अगला प्रश्न कहता है औद्योगिकरण से किसका विकास हुआ? उद्योगों से किसका विकास हुआ? तो शहरों और श्रमिक वर्गों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो शहरों और श्रमिक वर्गों का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में कौन रहने लगे? तो औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में कौन रहने लगे? तो औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में मजदूर रहने लगे। अगला 52 नंबर प्रश्न कहता है लंदन किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर था? तो लंदन जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड का प्रमुख औद्योगिक नगर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद पड़ रहा होगा। अगर पसंद पड़ रहा होगा आप प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देंगे, और आप जो ये सीख रहे हैं आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इनका लाभ वो भी ले सके। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? तो कहता है भूमंडलीकरण का अर्थ था विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना, यानी क्या हुआ कि सभी अर्थव्यवस्था क्या हो गया कि जो है आपस में जुड़ जाए। वह किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से, चाहे वो सड़क परिवहन हो या जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, किसी माध्यम से जो है सभी आपस में जुड़ जाए, इसी को हम कहते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में जुड़ना। प्राचीन व्यापार मार्गों में सबसे प्रसिद्ध मार्ग कौन था? प्राचीन व्यापार मार्गों में सबसे प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग। सबसे प्रसिद्ध मार्ग क्या था? रेशम मार्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कोलंबस जो है कहता है अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया। तो ये कहता है कोलंबस जो अमेरिका कब पहुंचा था? तो कोलंबस 1942 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा था। अगला 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है औपनिवेशिक काल में भारत का प्रमुख रूप से क्या निर्यात किया जाता था? औपनिवेशिक काल में भारत से प्रमुख रूप से क्या निर्यात किया जाता है, यानी कि भारत जो है किस काल में? अंग्रेजों के काल में जो है क्या निर्यात किया जाता था, यानी भारत से क्या भेजा जाता था? तो भेजा जाता था वो क्या भेजा जाता था? कच्चा माल और कृषि उत्पाद। कच्चा माल में जो है बहुत सारे मसाले भी जो है भारत से जो है इंग्लैंड भेजा जाता था, और कृषि उत्पाद, कृषि से संबंधित उत्पाद भी भेजा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न कहता है विश्व बाजार के विस्तार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो विश्व बाजार के विस्तार में जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो परिवहन और संचार के विकास का। संचार के विकास का। परिवहन होने के कारण क्या हुआ? ये वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जाने लगा, जिसके और संचार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का जो है माध्यम हुआ। इसके कारण विश्व बाजार क्या हुआ? बहुत तेज़ी से विस्तारित होने लगा, ग्रोथ करने लगा। अगला प्रश्न है कहता है भारत में पहला मुद्रण प्रेस किसने लगाया? भारत में जो मुद्रण करने की जो कला आई, छापने की जो कला आई, वह किसने लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरियों ने, पुर्तगाल से आए हुए लोगों ने भारत में मुद्रण प्रेस की शुरुआत की। चल 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया? भारत में जो पहला जो है कि प्रिंटिंग प्रेस जो था, छापने वाली प्रेस का जो स्थापना हुआ वो कहाँ हुआ था? तो वो गोवा में हुआ था। अगर भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत में पहले, आज जैसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं भारत में, टाइम्स इंडिया है, हिंदुस्तान है, बंगाल गजट है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं भारत में, लेकिन पहला जो भारत का समाचार पत्र था, वो पहला भारत का समाचार पत्र था वो कौन था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? तो प्रश्न है बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? जेम्स अगस्टस हिस्की। जेम्स अगस्टस हिस्की ने ही जो है बंगाल गजट प्रकाशित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू हुआ, तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। प्रेस ने राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई। कहता है प्रेस ने जो है हमारे राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्र के प्रति जो भावना लोगों की एक अच्छी भावना में क्या भूमिका निभाया, तो यह भूमिका निभाया कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया, यानी राष्ट्रवादी विचार का जो है तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। अब इतना तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद जो है कुछ जो है तिथियां जो है, ईस्वी जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ईस्वी है, इसे भी हम याद कर लेंगे। इसे भी हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है याद कर लेंगे। तो चलिए कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे VVI लगा देते हैं, इसलिए स्टार लगा चुके हैं। ये जो है 1789 में हुई। अगला कहता है वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1815 ईस्वी में हुई। कहता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में भी। इसमें भी जो है आप स्टार लगा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हमारे देश में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई, 1885 ईस्वी में हुई। कहता गांधी जी भारत कब लौटे, कहाँ से लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में ईस्वी में हुआ। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेज के एक सिपाही जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में कर रहे सभा में जो है लोग सभा कर रहे थे, जिसमें जो है कि जनरल डायर जो है उस के आदेश पर जो है उस पर जो है अंधाधुंध गोलियों की बौछार, भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की गई। अगला प्रश्न, अगला जो है ईस्वी हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुई। और ये सारा जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो हम एक ही वीडियो में पूरे हिस्ट्री चैप्टर को देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर हम दूसरे दिन दूसरे क्लास में आपसे मिलेंगे। जा